सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तैयारी कर रही है। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पायजामा पहनाया जा रहा है। आपका कैमरा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एडिट मशीन सब लेकर चला जाएगा। यूट्यूबर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और छोटे छोटे लोग जो टेक्स्ट में कुछ लिख के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तैयारी कर रही है। मीडिया की गर्दन दबोचने और मरोड़ने के बाद अब यूट्यूब पर कुछ पत्रकार, कुछ विचारक, कुछ टिप्पणीकार, कुछ क्रिएटर तरह तरह से सरकार और आज के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है। केवल पत्रकार ही नहीं, कॉमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में दाल पकाते बकाते यह बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हंसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं। क्यों ब्रॉडकास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खतरा बताया जा रहा है? ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यह केवल हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आप जैसे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। अगर यूट्यूब पर भी पहरा बिठा दिया गया, कानून बनाकर तरह तरह की प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट बिल के प्रावधानों से गुजरकर यही लग रहा है कि अब यूट्यूबरों पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संस्था डिजीपब ने ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकॉम बिल पर चर्चा आयोजित की। डिजीपब 60 डिजिटल पब्लिशर्स का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो डिजीपब के सदस्य बन सकते हैं। इस चर्चा में पत्रकारों ने कई बातें कही जिससे सुनने के बाद लगा कि आप दर्शकों के बीच भी इसकी बात की जाए। हृदय जोशी ने कहा कि चिंता केवल लोकप्रिय और ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गांव देहात में काम करने वाले यूट्यूबर को लेकर भी होनी चाहिए। उन्हें यह बिल किस तरह से प्रभावित करने वाला है? टेलीकॉम बिल पर अपार गुप्ता, तनवीर ओबेरॉय, वृंदा भंडारी, श्रेया सिंघल जैसे वकीलों ने अपनी बात रखी। टेलीकॉम बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा से भी। सरकारी एजेंसियों के द्वारा आप तक केवल इस बिल की खूबियां पहुंचाई गई हैं, लेकिन इस पैनल में जो सवाल उठाए गए, मीडिया में भी उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। ब्रॉडकास्ट बिल को अभी सदन में पेश नहीं किया गया है, लेकिन यह कानून अगर पास हो गया तब क्या एक आम यूट्यूबर सरकार के चंगुल में आ जाएगा? हमारे आज के मेहमान मेघनाथ ने ब्रॉडकास्ट बिल के ड्राफ्ट का गहन अध्ययन किया है। उनकी बातों को सुनकर यही लगा कि कोई भी यूट्यूबर जो करंट अफेयर्स के क्षेत्र में कुछ लिखता है, बोलता है, उसे ब्रॉडकास्टर माना जाएगा। तो क्या होगा, हम इसी पर बात करेंगे। मेघनाथ ने कहा कि ब्रॉडकास्ट बिल में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार का अफसर आपके घर में आएगा, बिना बताए जांच करने के नाम पर आपका कैमरा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एडिट मशीन सब लेकर चला जाएगा। सरकार को दिक्कत तो हो रही है क्योंकि कहीं से भी कोई नौजवान किसी योजना पर वीडियो बनाता हुआ उसकी पोल खोल देता है। हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। मेघनाथ ने इस बिल के बारे में बहुत गौर से सोचा है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका अंग्रेजी नाम है मेघ नर्ड, MEGHNERD। मेघनाथ, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब पत्रकार, जर्नलिस्ट के साथ साथ कई तरह के टर्म का इस्तेमाल होता है। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्रॉडकास्टर भी एक नया आ गया है और जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, एक ही तरह का है। ब्रॉडकास्ट बिल कैसे सबको एक दायरे में लाता है और इसके खतरे क्या हैं? अगर सारे यूट्यूबर जो प्रोग्राम बना रहे हैं कंटेंट अफेयर्स पे, वो अगर ब्रॉडकास्टर कहे जाएंगे सरकार की नजर में, तो फिर कानून उन पर किस तरह से हमला करेगा? तो अभी हो क्या रहा है कि एक जो डेफिनेशन थी पत्रकार की और कंटेंट क्रिएटर की, वो पूरी तरह से ब्लर हो गई है। और ये एक बिल है जिसकी वजह से वो और ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बता दूंगा। इसमें जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 to many ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कोई भी आवाज से या विजुअल से या दोनों तरीके से, अगर आप या मीम से भी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक मीम पेज चला रहे हो, उस पे आप सोशल कमेंट्री कर रहे हो। मीम से भी सोशल कमेंट्री होती है। आपने मोदी जी का एक कुछ लगा दिया, उस पे मोए मोए का म्यूजिक लगा दिया, वो भी सोशल कमेंट्री एक तरीके से। तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग के इसमें परिभाषा में ये इंक्लूड हो सकती है। और इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि जनरल पब्लिक और सब्सक्राइबर्स अगर आपका कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो आपको एक ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा।
और इसमें स्पेसिफिकली इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इंक्लूड की गई है। तो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और ट्विटर तो एक बात है ही, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कोई व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर आप कोई एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया, उसमें है 200-300 लोग और वो अब फॉरवर्ड हो रहा है दूसरे ग्रुप्स में, तो क्या ये बिल के तहत वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो ऑडियो विजुअल मीडियम ही हो गया है वैसे ही। तो ये स्पष्ट है या इसमें स्पष्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना वीडियो, कई बार हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं जो किसी चैनल पर नहीं होते, ना न्यूज चैनल पे ना यूट्यूब चैनल पे, मगर कोई क्रिएटर बनाकर, वो पॉलिटिकली भी होता है और इंडिपेंडेंट लोग भी करते हैं, तो वो भी इसके दायरे में है। तो इतना ब्रॉड रखा गया इसको कि वो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं इसमें। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं रूल्स के कितने पेज है, तो 5-6 पेजेस तो रूल्स से ही भरे हुए कि सरकार सोचेगी कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे वो हम बताएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, और वो प्रिस्क्राइब रूल्स से करेंगे। मतलब इसका मतलब है कानून पास होने के बाद वो एक रूल्स बनाएंगे इसके अंडर और फिर वो चेंज करते रहेंगे, और उसमें आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो अभी आया नहीं, जो अभी तक आया नहीं, ट्विटर के बाद एआई से कुछ और आ जाए, फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा, यूट्यूब जैसा, बिल्कुल वो भी इसमें डाल दिया, वो भी इसमें डाल दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ डालना भूल गए बीच में। आप अगर कल लाउड स्पीकर लेके अगर बालकनी में खड़े होके चिल्ला रहे होंगे, अगर न्यूज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप चारों तरफ से बंद कर दें, तो मैं मेले में जाकर सड़क पे खड़ा होकर न्यूज पढ़ सकता हूँ, तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो मतलब वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ बिल्स लाए गए हैं अभी, मैं इनको कमांड एंड कंट्रोल बिल्स बोलता हूँ। कमांड एंड कंट्रोल बिल्स मतलब कम्युनिकेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए पूरी तरीके से, इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं। ये तो एक ही मैं आज बात कर रहा हूँ, आई थिंक अपार आपके साथ टेलीकॉम बिल की भी बात करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे एक कॉमन यूट्यूबर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो इसमें आता है या नहीं आता है, या वो ये ना समझे कि ये कानून मेघनाथ के लिए है या रवीश के लिए है, हम तो कॉमेडी करते हैं, हम नहीं हैं और हम कुछ और करते हैं, या फिर अगर हम ये काम छोड़कर कॉमेडी या कुकरी पर शो बनाने लगे तो तब भी क्या हम पाबंदी के दायरे में ही रहेंगे या हमें मुक्ति मिल जाएगी? इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज और करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन डाला गया है। उन्होंने क्या किया है, इसमें दिया है कि रिसेंट इवेंट्स प्राइमरली ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर। तो अब इसमें इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर, सोशियो पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि कल्चरल नेचर अगर आप बोल दोगे तो फिर अगर आप जैसे कोई वो एक नया शो आया है, उसमें कोई पॉलिटिकल इसके बारे में बात हो रही है या फिर कोई लैंड ग्रैब के बारे में बात हो रही है, वो भी एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल इशू ही हो गया। और क्या लिखा हुआ है उसमें? तो ये लिखने से चिंता की बात क्या है? तो कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि यूट्यूबर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और छोटे छोटे लोग जो टेक्स्ट में कुछ लिख के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है। हुआ क्या कि पहले आपको बस टीवी को कंट्रोल करना था, अब इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट से सोशल मीडिया आ गया है, काफी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पर रेगुलेशन करने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से टेलीग्राफ एक्ट के अंडर आप इंटरनेट तो बंद कर दोगे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आप पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्रॉडकास्टिंग बिल में थोड़ा सा अलग है, आपको देखना होगा। तो यहाँ से नेटवर्क कंट्रोल होगा और यहाँ से आपके यूजर्स को कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स पे एक प्रोग्राम कोड लगाया जाएगा। अब ये क्या है? इसके बारे में आपने प्रोग्राम कोड की बात, तो प्रोग्राम कोड जो है वो बहुत ही मजेदार है। केबल टेलीविजन एक्ट के अंडर एक प्रोग्राम कोड हुआ करता था, अब तो मतलब ये अभी आया नहीं है, रिपील करने की बात हो रही है। अब वो एक नया प्रोग्राम कोड लाएंगे, उसके अंडर अगर आप पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी या फिर स्नॉबिश एटीट्यूड जैसी कुछ प्रोग्राम करेंगे तो सरकार उसको बंद करवा सकती है और आपके चैनल पे बैन लगा सकती है। एक यहाँ पे भी आप अगर लैंग्वेज देखेंगे, यहाँ पे भी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑफ, एक तो वो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वो तो शब्द आ ही जाता है, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब
देश को बचाने के लिए ओवरऑल, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी यहाँ पे हमें बेरोजगार कर दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया से, और हम पे देश को बचाने का भी जिम्मा ला दीजिए इस कानून से, और उसके नाम पे हम जहाँ बचे हुए वहां भी खत्म कर दीजिए। और मजे की बात ये तो 3 शब्द इन्होंने डाल दिए, बट उसके बाद उन्होंने ये भी डाला है कि हम रूल्स बना के और भी डाल सकते हैं। तो मतलब प्रोग्राम कोड जो आएगा, एडवर्टाइजिंग कोड जो आएगा, जो ब्रॉडकास्टर जो अभी आया नहीं है, जो पता नहीं क्या होगा, पर अगर आप पिछले एग्जांपल से देख लोगे केबल टेलीविजन का, या फिर यही बिल का अगर देख लोगे, तो वो इसी तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि आप पर एक तरह के तरीके का अंकुश लगाया जाए। तो अगर आप इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेंगे, अभी लॉ बना है तो सब पे इक्वली एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उन पे भी होना चाहिए। वो डिसेंट है, मॉरल है, वो है, वो कौन डिसाइड करेगा? सरकार। अब आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हूं मेरे YouTube चैनल पे, वो भी कौन डिसाइड करेगा? सरकार। तो इसकी मजे की बात यह है कि इंटरनेट को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कौन कहाँ वीडियो कहाँ बना रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कैसे, तो हम वैसे ही एल्गोरिदम से परेशान हैं, बिल्कुल, उसके अपने नियंत्रण से। बिल्कुल, YouTube का भी अपना एक कोड है, एक गाइडलाइंस है, वही काफी है एक तरह से उससे जूझने के लिए, बुलाने के लिए। अब ये प्रोग्राम कोड के नाम पर एक और 2 लेयर की गाइडलाइन हो जाएगी, और वो फिर सिलेक्टिवली अप्लाई करेंगे। तो ऐसे नहीं कि अभी आप 3 वीडियो कर दोगे, उससे में भी शायद वो वायरल नहीं होंगे, एल्गोरिदम ने नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ। एक आध वीडियो जो आपने किया जो एकदम वायरल हो गया और सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहा है, उसके हिसाब से वो आके आप पर ये प्रोग्राम कोड लागू कर सकते हैं फिर, क्योंकि उनको हर क्रिएटर पे लागू करने की जरूरत नहीं है। बट आपने कुछ ऐसे किया जो सरकार को चैलेंज कर रहा हो, या फिर क्वेश्चन कर रहा हो, या फिर वायरल गया, स्पेशली वायरल जा रहा है, और जो पावर्स है उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो उनपे ये सब एक के बाद एक आप कानून लागू। तो अब आप ये बताइए कि ये सारा सिस्टम कर दिया, तो क्या ये हमारा समझना सही है कि जिस तरह से न्यूज चैनल खोलने के लिए पहले लाइसेंस लिया जाता था, एक तरह से हमने जब YouTube पे अपना चैनल शुरू किया, या किसी ने तो प्रॉपर चैनल शुरू कर दिया, बहुत सारे चैनल इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कई रिपोर्टर काम करते हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पे न्यूज लॉन्ड्री है, या फिर न्यूज क्लिक है, या फिर न्यूज मिनट है जी। तो क्या अब उनको भी एक तरह से लाइसेंस राज के दायरे में लाया जाएगा, तो कि उनके लिए भी इस तरह का चैनल सेटअप करना पहले से, या अगर सेटअप हो गया है, वैसा चैनल चल पड़ा है, तो उसके लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा? जी, तो ये बिल के अंडर बेसिकली सीधी बात यही है कि अगर आप एक ब्रॉडकास्टर हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी कि आप एक ब्रॉडकास्टर हो, और आप न्यूज या करंट अफेयर्स तो एक है ही, लेकिन आप ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। अब ये कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कौन से सब्सक्राइबर है आपके, वो सरकार डिफाइन करेगी। कि जैसे आपके अभी जितने भी सब्सक्राइबर है, तो शायद मेरे जो 20,000 सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, ये छोटा सा है, 20,000 है, इसको नहीं अप्लाई करेगा। बट लेकिन मैंने कुछ अनकंफर्टेबल बोल दिया, तो अब वो फिर वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप ब्रॉडकास्ट बिल के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। और एक और चीज, पेनल्टी में क्या है, मतलब उस चैनल को हटा दिया जाएगा? वो सब है। एक तो हटा दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको प्रोग्राम डिलीट करवा सकते हैं वो, आपको आप पर बैन लगा सकते हैं वो, और फाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, जेल तो नहीं? जेल भी है, पर वो अलग ब्रॉडकास्टिंग, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मुझे थोड़ा सा। उसके लिए तो जेल में डालने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है, वैसे ही कई लोग 3-3 साल 5-5 साल से जेल में हैं। उसके लिए तो UAPA भी है, तो UAPA भी है, तो जेल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मेरा एक अब आपने जेल की बात करी दी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि एज इंडिपेंडेंट यूट्यूबर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरा अकेला चैनल चला रहा हूँ, एडिट वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ। सोचते हैं कि आप जेल में भी हैं, जेल में तो सुबह अगर कोई खटखटाहट आया तो मेरे दिमाग में पहले ये नहीं रहेगा कि मैं जेल में जाऊंगा, मेरा दिमाग में ये रहेगा कि मेरा वो इक्विपमेंट लेके जाएंगे। अच्छा। मेरी रोजी रोटी लेके जाएंगे। आपने वीडियो बनाया है, वीडियो खराब हो सकता है, उस वीडियो से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये जो लाइट स्टैंड है इसका क्या रोल है? ये भी सीज कर सकता है वो? तो वो इक्विपमेंट जो है वो जो लेके जाएंगे, तो लाइट और हमारा ट्राइपॉड, कैमरा, अगर आप यहाँ पे फोन यूज कर रहे हो, उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उनकी एविडेंस चाहिए होगा, तो वो लेके जाएंगे। तो मतलब इक्विपमेंट लेके जाएंगे, ये दिया है इसमें। तो ये अभी तक ये होता था कि एक YouTube चैनल अगर YouTube के कारण ही स्ट्राइक डाउन हो गया, हटा दिया गया, तो कोई लोग दूसरा चैनल खोल लेते थे।
लेकिन इसके बाद अगर आपको दूसरा चैनल खोलना होगा तो फिर से आपको लाखों रुपए के सामान खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये टेबल जिस पर हम बैठे हैं, कुर्सी जिस पर बैठे हैं, ये सब ले जा सकते हैं, ये सब तो उस इक्विपमेंट का पार्ट ही है। बिल्कुल। तो ये इक्विपमेंट सीज करने वाली बात इसलिए डाली गई है कि ताकि हमेशा तलवार लटकती रहे कि ये उपकरण आपका नहीं है, हम किसी प्रोग्राम कोड के जरिए आपको ले चलेंगे। हमने आपसे सवाल किया कि आप वो हिस्सा दिखाइए कि जहां ये लगे कि कैसे वो हमारे घर में आ जाएगा, उसको कोई वारंट लेकर आने की जरूरत है या नहीं है, क्या करेगा, क्या लिखा है? तो एक दो पॉइंट्स, एक तो आपने जो बोला कि ब्रिटिश केस की, तो टेलीकम्युनिकेशन बिल की एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। 1885 में ये एक्ट बना था और ब्रिटिशर्स ने बनाया था क्योंकि उनको टेलीग्राफ्स जो लोग भेज रहे हैं तब वही कम्युनिकेशन निगरानी रखनी होती थी, उसको निगरानी और डिटेन करने के लिए उसको एक्सपैंड करके पूरे नेटवर्क पे वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा नेटवर्क मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हर तरीके, है ना, फोन जो भी जिस तरह से, फेस टाइम, सब चीज। बिल्कुल। तो मानसिकता वही है। तो दूसरी बात जो इंस्पेक्शंस की है वो मुझे क्लॉज दिखाना था। ये क्लॉज 30 में यही लिखा गया है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, वो आपके लिए पहले इंस्पेक्शन करने आएगा, उसको आपसे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो वो जस्ट आ जाएगा और इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद वहां पे दिया गया है कि वो पावर है उनके पास सीज और कन्फिस्टिकेट करने की इक्विपमेंट को। तो वो अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऐसे लगता है, रीजन टू बिलीव कि प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट हैव बीन वायलेटेड और कॉन्ट्रवीन्ड, मगर अगर वो ऑफिसर आके इंस्पेक्ट करेगा और उसको ऐसे लगता है कि आपने ये एक्ट की जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, प्रोग्राम कोड है वो वायलेट किया, तो आपका वो इक्विपमेंट लेके चले जाएंगे। इसे कब लगेगा कि हमने किसी प्रोग्राम में इनके हिसाब के कोड को वायलेट किया? कोई कमेटी तय करेगी तब लगेगा, या अपने शास्त्री भवन से वो कार उठाएगा, सीधा हमारे घर आएगा, कहेगा कि हमें लगा है तो हम आपका सारा सामान लेकर जा रहे हैं? तो वो भी एक थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि इसमें यही दिया गया कि इंस्पेक्शन करेंगे पर नो प्रायर परमिशन और इंफॉर्मेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब एक तो ऐसे बोला है कि ऑफिसर को भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे और आपको प्रायर इंटीमेशन देना है नहीं देना है वो उन पे डिपेंडेंट है। इसमें तो साफ लिखा है नो प्रायर परमिशन और इंटीमेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह। तो ऑफिसर साहब गाड़ी लेकर लंच के समय यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल। पहले कहेंगे लंच कराइए तो लंच नहीं कराएंगे, फिर हमारा कैमरा लेकर चले जाएंगे। और आपका लंच का पॉइंट भी सही है क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या है कि a broadcasting network shall provide necessary equipment, services and facilities at designated place for lawful interception or continuous at its own cost। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको समोसे खिलाने पड़ेंगे at its own cost। तो इन्हें ले जाने का भाड़ा भी देना पड़ेगा? वो दूसरी चीज वो कन्फिस्टिकेशन का वो बोलते हैं कि एक तो आपको अगर उनको नोटिस देना पड़ेगा, शायद वो डिसाइड करेंगे। अगर आपका इक्विपमेंट वो लेके चले गए और आपको रीजन नहीं दिया तो 10 दिन में वो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस टाइम तक नोटिस दे दिया तो फिर कोई डेट नहीं है कब तक वापस होगा। अच्छा। तो ऐसे मतलब सामान ले जाने के बाद अगर वो नोटिस नहीं देते हैं कि हम क्यों ले गए, आपने वायलेट किया है, तो 10 दिन तक नोटिस नहीं देते हैं तो वो सामान वापस आ जाएगा। लेकिन वहां पहुंच के एक नोटिस भेज देते हैं कि आपने वायलेट किया है, हम इस पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। कब जांच करेंगे? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तब तक इक्विपमेंट, हमारा कैमरा, लाइट, माइक सब उनके पास रहेगा। तो एक तरीके से मतलब ब्लैंकेट पावर है गवर्नमेंट को आपके घर में आने की और आपका इक्विपमेंट लेके जाने की, और इंटीमेशन नहीं देंगे आपको। वो एक थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि एक तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी तो डेफिनेटली है यहाँ पे। किसी यूट्यूबर ने सरकार के हिसाब से कोई प्रोग्राम गलत बनाया है, कंट्रोवर्शियल बनाया है, जो भी है, तो उसको उस पर तय करने के लिए क्या कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है? वो कैसे तय होगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने प्रोग्राम कोड का वायलेट किया है? तो इन्होंने ये बिल के अंडर एक 3 लेयर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बनाया है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ब्रॉडकास्टर हो तो आपको आपके ऑफिस में एक इंसान रखना पड़ेगा जो आपको सरकार को बताना पड़ेगा कौन है, जो लोगों से कंप्लेंट्स ले।
जैसे किसी को आपका कुछ पसंद नहीं आया, पर हम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्यों रखेंगे किसी वो अब है मैंडेटरी, आपको करना रखना पड़ेगा। तो वो कंप्लेंट्स करेंगे, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद अगर वहां से कोई आंसर नहीं आया तो एक और बॉडी है, उन्होंने आईटी से लगा के 4000 मेल भेज दिया, तुम अपना काम छोड़ के जवाब देते रहो। और आप सोचिए, आप तो ब्रॉडकास्टर हो, अकेले हो, ट्विटर अगर ब्रॉडकास्टर बोल दिया तो ट्विटर को कितने लोग भेजेंगे, वो भी एक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अजीब है इसका, कि आप कैसे रिजॉल्व करेंगे कंप्लेंट्स की एक्सेट्रा, वो थोड़ा सा मतलब अनक्लियर है। दूसरी चीज, जो दूसरा लेयर है वो है, जैसे डिजिपब जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ब्रॉडकास्टर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सेल्फ रेगुलेट करेंगे, उनका भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो वहां पे भी कंप्लेंट। बट फाइनल जो कमिटी होगी वो सरकार की होगी। वो एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी कमिटी बिठाएंगे जहां पर 5 ब्यूरोक्रेट्स होंगे और एक एमिनेंट पर्सनालिटी जो वो चूज करेंगे, और वो फाइनली डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेंट्स का क्या करना है और आप पे क्या एक्शन लेना है। Number of subscribers and viewers above which OTT broadcasting operator is required to intimate the central government. अब ये ब्रॉडकास्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड कितना है। अगर मेरे सब्सक्राइबर इसके ऊपर चले गए तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अब मुझे रजिस्टर कहना पड़ेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब ना करें, हमें जिंदा रहने दें। आप अगर छोटे क्रिएटर हो और बढ़ नहीं रहे हो तो बड़ा नहीं होना, हम छोटा ही रहना, नहीं तो सरकार गायब कर देगी, हम छोटे भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ये बताना पड़ेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और नहीं है। ये तो पब्लिक का डेटा है, कोई यूट्यूब चैनल पे कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने, तो ये सरकार को अलग से क्यों बताना चाहिए? तो वो बोल रहे हैं कि आपको बार बार इंटीमेट करना पड़ेगा सरकार को, और बताना पड़ेगा कि आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर है या नीचे है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे। तो फिर मतलब जितने वो चेंज करते जाएंगे उतना आपको रेगुलेट करते जाएंगे और आपको भेजना पड़ेगा।